हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक BA 6 सेमेस्टर के आंसर की के बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर मेरे पास रहेगा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का 310। इस क्वेश्चन पेपर का कोड रहेगा 2024 का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक इस क्वेश्चन पेपर का आपका टाइटल रहेगा। तो जिस भी स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर का टाइटल है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक, वो इस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के जो 2024 के ना 308 मैंने सॉल्व करा दिया है। 309 इसके बाद में सॉल्व कराऊंगा। इस वाले क्वेश्चन पेपर के बाद जो अभी मैं करा रहा हूँ 310 मैं आपको करा रहा हूँ, 311 आपका मैंने करा दिया है। तो 308 और 311 मैंने आपका करा दिया है। 310 आपका मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। इसके बाद 309 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब ये एलिमेंट्री जो आपकी मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में थोड़ी मुझे दिक्कत है तो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लेना। अभी अपलोड किया है हाल फिलहाल में, तो आपको मिल जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि फायर एनिस मॉडल के तृतीय चरण में श्रम अधिशेष जो होता है वो क्या होता है। तो फायर एनिस मॉडल के तृतीय चरण में जो आपका श्रम अधिशेष होता है ना, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब श्रम अधिशेष क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि श्रम अधिशेष क्या होता है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। देखो, किसी क्षेत्र में काम के लिए उपलब्ध श्रमिकों की जो संख्या होती है वो श्रम की मांग से अधिक होती है। यानी कि आपको चाहिए 1000 मजदूर, लेकिन वहाँ पे कर रहे हैं 1500 मजदूर काम। तो क्या है कि जितनी मांग है उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो इसी को श्रम अधिशेष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि फायर एनिस मॉडल के तृतीय चरण में श्रम अधिशेष जो होता है वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेखक कौन है। तो इस वाली किताब को आपको किसने लिखा है, लेविस ने लिखा है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसने लिखा है, लेविस ने लिखा है। ठीक है, अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसने लिखा है, कमेंट में बता देना, लेविस ने लिखा है। अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उस वाली किताब को किसने लिखा है, लेविस ने लिखा है। मेरा यहाँ पे प्रयास रहेगा आपको क्वेश्चनों को मैं याद करा दूँ। ठीक है, सॉल्व कराना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि सॉल्व तो ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। सॉल्व कराना उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य मेरा यहाँ पे रहेगा आपको एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाना, याद करा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉब डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग हुआ है। तो कॉब डगलस उत्पादन फलन का प्रयोग हुआ है, कहाँ पे हुआ है भैया, जार्गेंसन प्रारूप में हुआ है, लेविस प्रारूप में हुआ, फायर एनिस प्रारूप में हुआ है। ठीक है, कॉब डगलस उत्पादन फलन जो है इसका प्रयोग आपका जार्गेंसन प्रारूप में हुआ है, लेविस प्रारूप में हुआ है, फायर एनिस प्रारूप में हुआ है, उपरोक्त सभी में हुआ है। तो डी आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, मीनिंग ऑफ फिजियोक्रेसी, यानी कि फिजियोक्रेसी का अर्थ क्या है। ठीक है, प्रकृतिवाद का, फिजियोक्रेसी का मतलब होता है प्रकृतिवाद। तो प्रकृतिवाद का अर्थ आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, तो प्रकृति का नियम आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिजियोक्रेसी का अर्थ होता है प्रकृति का नियम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है, अच्छा देखो, एक बात और यहीं पे मैं बता दूं, क्वेश्चन पेपर आपका चला गया। जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है ना, जैसे ये वाला क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ 310 और 321, यानी कि 312 जो आपका क्वेश्चन पेपर है, इसका क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास है। इसी क्वेश्चन पेपर के PDF में ऐड है यहाँ पे। तो मेरे को मैथ में थोड़ी दिक्कत है, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करा पाऊँगा। आपको क्वेश्चन पेपर का PDF मिल जाएगा, इसी वाले क्वेश्चन पेपर का PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि एक ही PDF में आपका रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्रकृतिवाद की उत्पत्ति हुई है। तो फिजियोक्रेसी ओरिजिनेट हुआ है भैया, कहाँ पे हुआ है, आपको आंसर लगा देना है। फ्रांस में इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फिजियोक्रेसी की जो उत्पत्ति हुई है फ्रांस में हुई है। और कब हुई है, 18वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, जो 18वीं शताब्दी है आपकी, उसके बीच में आपकी फ्रांस में प्रकृतिवाद यानी कि फिजियोक्रेसी जो है ऑरिजिनेट हुआ है, इसका जन्म हुआ है। कहाँ पे हुआ है प्रकृतिवाद का जन्म, फ्रांस में फिजियोक्रेसी या फिर प्रकृतिवाद का जन्म होता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रकृतिवाद की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है। जो फिजियोक्रेसी है आपका, जो प्रकृतिवाद है आपका, उसकी उत्पत्ति क्यों हुई है, उसके कारण आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो उसके कारण आपका एक यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रांस की जो कर व्यवस्था थी,
फ्रांस की कर व्यवस्था के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। वाणिज्यवाद की जो नीति है, ठीक है, पॉलिसी ऑफ वाणिज्यवाद जो है वो भी आपका इसका एक कारण रहेगा। किसानों का शोषण भी प्रकृतिवाद का एक कारण रहेगा। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, ये सभी जो है प्रकृतिवाद की जो आपका जन्म हुआ है प्रकृतिवाद का फ्रांस में, उसके कारक हो जाएंगे ये सारे, ठीक है। चलो, शुद्ध उत्पाद की अवधारणा संबंधित है, तो शुद्ध उत्पाद की अवधारणा आपकी प्रकृतिवाद से ही संबंधित है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट प्रोडक्ट इज एसोसिएटेड विद, किससे हो जाएगा, फिजियोक्रेसी, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इज, यानी कि इसके लेखक कौन है। द ऑथर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, लेखक जो हैं आपके उनको आपको बाबू बहुत अच्छे से देखना है। ऑथर ऑफ किसके, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लेखक कौन है, तो इसके हो जाएंगे शुल्ज हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लेखक कौन है, शुल्ज हो जाएंगे। और ये वाली जो किताब है कब लिखी गई थी, तो 1964, आपको डेट भी याद रखनी है। 1964 में शुल्ज ने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को लिखा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को शुल्ज ने 1964 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च कीमत देने वाले आगत का मॉडल संबंधित है। उच्च कीमत देने वाले आगत का मॉडल किससे संबंधित हो जाएगा, शुल्ज से हो जाएगा, ठीक है। हाई पे ऑफ इनपुट मॉडल इज रिलेटेड टू, उच्च कीमत देने वाले आगत का मॉडल किससे संबंधित है, तो शुल्ज से हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुल्ज के अनुसार निम्नलिखित में से कौन परंपरागत खेती की विशेषता है। परंपरागत खेती की ये सारी विशेषता हो जाएंगी, जैसे कि आपकी संसाधनों का पूर्ण आवंटन करना, कृषि की स्थैतिक कला, ठीक है, जो स्थैतिक कला है कृषि की वो, और श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं होनी चाहिए। श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं होनी चाहिए। सीमांत उत्पादकता का मतलब होता है कि अगर आपके खेत में मान लेते हैं, यहाँ पे छोटा एग्जांपल लें, समझ में आएगा। एक इतना बड़ा खेत है, 1 हेक्टेयर का खेत है, ठीक है, उसमें आपके 100 मज़दूर काम कर रहे हैं। तो 100 मज़दूर, अगर एक मज़दूर 50 यूनिट काम करता है, तो जो 1000 जो आपके 100 हैं, तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, आपके कितने बनेंगे, 5000 यूनिट बनेंगे। तो 100 मज़दूर करने पर भी 5000 यूनिट आपकी क्या होती है, उत्पादकता होती है। कोई भी प्रोडक्ट आपका जन्म लेता है तो वो उतना ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपने 101 कर दिया तो इसमें आपके 50 और ऐड हो जाने चाहिए, ठीक है। यानी कि एक बंदे पे आपकी 50 इकाई होनी चाहिए, तो वो आपको सीमांत उत्पादकता होता है। अगर आपके मान लो 100 जो है मज़दूर काम कर रहे हैं और आप उत्पाद कर रहे हैं उसमें 5000 यूनिट का, 5000 इकाई आप उसमें क्या कर रहे हैं, मान लो 5 कुंटल आप क्या कर रहे हैं, गेहूँ उगा रहे हैं, 100 मज़दूर लगा के, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ मैं। अगर आप उसमें 101 लगा रहे हैं तब भी आपके 5 कुंटल ही हो रहे हैं। तो एक अतिरिक्त किसान जो आपने लगाया है उसका सीमांत उत्पादकता शून्य रहेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जितनी ज़रूरत है उतने ही आपको मज़दूर लगाने हैं, ज़्यादा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो वही कह रहा है कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी जो हो जाएंगे शुल्ज के अनुसार क्या हो जाएंगे, परंपरागत खेती की विशेषता हो जाएंगी। डी आपके यहाँ करेक्ट आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, मेहनत पसंद आए, तो क्या करना है, एक लाइक कर देना, ठीक है। लाइक करना है, मेहनत बहुत होती है क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने में, और एक्सप्लेन करने में थोड़ी और ज़्यादा मेहनत हो जाती है। तो उस मेहनत को नज़रअंदाज करते हुए मेरा बस उद्देश्य रहेगा आपको टॉपिक समझाना, आपको चीज़ें याद करा देना। तो उसी चीज़ पे मैं यहाँ पे काम करूँगा, ठीक है। वीडियो को आपको शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी सब्जेक्ट का आंसर की चाहिए, इसी वीडियो के कमेंट में आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है कि सर इस सब्जेक्ट का आंसर की आप बता दिए, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप बता दिए, किस यूनिवर्सिटी से हैं वो बता दिए, कब एग्ज़ाम होने वाला है। अगर जल्द हाल फिलहाल में होगा तो मैं जल्दी बना दूंगा, थोड़ा टाइम रहेगा तो थोड़ा आराम से बाकी चीज़ें देख के आपका मैं आंसर करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगतों एवं निर्गत के बीच फलनात्मक संबंध कहलाता है। जो आपके इनपुट और आउटपुट के बीच जो फलनात्मक संबंध होता है, ठीक है, आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन होता है, कौन सा रिलेशन, फंक्शनल रिलेशन जो होता है, जो फलनात्मक संबंध होता है, उसको क्या कहते हैं, उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से जानते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल उत्पादन बराबर है। कुल उत्पादन किसके बराबर होता है। कुल उत्पादन जो होता है ना आपका,
औसत उत्पादन में मल्टीप्लाई करते हैं श्रम की संख्या का। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के लिए औसत उत्पादन आपका 5 किलो गेहूँ है एक मज़दूर पे, अगर 5 किलो गेहूँ अगर हम करेंगे यहाँ पे 10 मज़दूर पे तो गुणा करके तो आप निकालेंगे कुल उत्पादन कितना होगा। तो औसत उत्पादन गुणा श्रम की संख्या के बराबर होगा कुल उत्पादन। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। परिवर्तनशील अनुपात के नियम में औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद बराबर होता है जब, यानी कि कब बराबर होता है, जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, फिर से पढ़ना कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम में जो औसत उत्पाद होता है, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद बराबर होते हैं। ये दोनों बराबर कब होते हैं, जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ परिवर्तनशील अनुपात क्या होता है। आपको सारी चीज़ें 1 मिनट में समझ में आएगी। परिवर्तनशील अनुपात का मतलब होता है कि जब उत्पादन के एक कारक की मात्रा में वृद्धि की जाती है जबकि अन्य कारक स्थिर रहते हैं, तो एक निश्चित बिंदु के बाद जो होता है सीमांत उत्पाद कम होने लगता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। एक खेत है, उसमें आपने 2 मज़दूर लगा दिए हैं। ठीक है, या 2 नहीं, आप थोड़ा ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी लेंगे तो समझ में आएगी। आपने कितने मज़दूर लगा दिए हैं, 10 मज़दूर लगा दिए। ठीक है, आपने 1 बीघा का खेत है, ज़्यादा बड़ा खेत नहीं है, 1 बीघा के खेत में 10 मज़दूर आपने लगा दिए हैं। किसके लिए, खेती के लिए। तो उसमें जो वो खेत जोत रहे हैं, ठीक है, खेत जोतेंगे। शुरू में तो बहुत बड़ा खेत रहेगा, 1 बीघा 10 बंदों के लिए, तो वो जोतेंगे, आराम से जोतते रहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम उसको देखेंगे लास्ट में जैसे जैसे वो पूरा खेत को जोतते चले जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे किसान आपस में भिड़ने लगेंगे। ठीक है, यानी कि वो जगह कम पड़ जाएगी और मज़दूर जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसमें क्या रहेगा कि उसमें उसकी जो क्वांटिटी, जिस हिसाब से वो पहले अपनी फुर्ती से हाथ पैर फैला के जिस तरीके से खेत को जोत रहे हैं उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पाएंगे, वो धीरे धीरे कम करने लगेंगे। तो क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि सीमांत उत्पाद में आप क्या करते हैं कि एक कारक की मात्रा में वृद्धि करने से जो उत्पादन का कारक है, यानी कि 10 की जगह आप 11 कर लें, है ना। मतलब शुरू में अगर आपके पास कम आपके वो हैं कारक हैं उत्पादन के लिए, कम वो हैं आपके पास, क्या कहते हैं इसको, किसान हैं, श्रम है, मज़दूर हैं, कम है शुरू में, तो आप अच्छे से कर लेंगे, बड़ा खेत है। लेकिन उसमें आपने एक मात्रा बढ़ाई उसकी, किसकी, श्रम की, अगर 11 भी कर दिए तो उसकी जो मात्रा है ना प्रोडक्शन की वो कम हो जाएगी। कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपने उत्पादन के लिए कारक तो बढ़ा दिए, लेकिन जो आपकी खेत है, खेत को आपने सीमित ही रखा है। खेत को आपको 1 ही बीघा रखा है आपने। अगर 2 बीघा खेत करेंगे आपकी तो उसमें प्रोडक्शन हो जाएगा ज़्यादा, लेकिन खेत आपका छोटा रहेगा, मज़दूर ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक बिंदु के बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद वो जो आपकी उत्पादकता है ना वो कम होने लगेगी। ठीक है, बस यही कह रहे हैं कि सीमांत उत्पाद जो होता है एक निश्चित बिंदु के बाद कम होने लगता है। तो इसी में आपको यहाँ पे समझाया गया है कि परिवर्तनशील अनुपात के नियम में औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद बराबर होते हैं जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। सीमांत उत्पाद क्या है ना, एक आर्थिक अवधारणा है जो बताता है कि उत्पादन प्रक्रिया में एक अतिरिक्त इकाई जैसे कि एक श्रमिक जोड़ने से आउटपुट में कितना अतिरिक्त परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश करूँ कि अगर हम एक इनपुट बढ़ाएं, जैसे कि एक कर्मचारी हमने बढ़ा दिया, तो उत्पादन में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, एक अगर हमने श्रमिक बढ़ा दिया किसी फैक्ट्री में, किसी खेत में, कहीं भी अगर हमारे यहाँ मज़दूर काम कर रहे हैं, एक अगर हमने श्रमिक बढ़ा दिया, एक मज़दूर बढ़ा दिया, तो हम ये पता करना है कि हमारा जो प्रोडक्शन हो रहा है अब उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है, पहले कितना हो रहा था और अब कितना हो रहा है। बस यही है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि आप एक ना आपके पास कंपनी हो, उसमें आपके 10 कर्मचारी काम कर रहे हैं और वे जो है मिलकर, यानी कि जो 10 आपके कर्मचारी हैं वो 10 लोग मिलकर 1000 उत्पाद करते हैं। 1000 उत्पाद का मतलब है आप मान लीजिए 1000 पेंसिल बनाते हैं। ठीक है, पेंसिल की कंपनी में काम करते हैं कितने लोग, 10 लोग काम करते हैं और मिलकर वो 1000 पेंसिल बनाते हैं। अब हमने 10 की जगह यहाँ पे 1 बढ़ा के 11 कर दिया। ठीक है, कितना कर दिया हमने यहाँ पे 11 कर्मचारी कर दिए और वो मिलकर अब कितना बनाएंगे, तो वो मिलकर 1050। ठीक है, 1050 पेंसिल बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे बताया कि एक अतिरिक्त जो आपने श्रम बढ़ाया उसने 50 जो पेंसिल हैं उसको बढ़ा दिया है, तो यही आपकी सीमांत उत्पाद होगा, यानी कि एक श्रम पे 50। इसका मतलब ये हुआ कि अतिरिक्त कर्मचारी 50 अतिरिक्त उत्पाद बनाएगा, यानी कि 50 जो आपकी पेंसिल हैं वो आपकी यहाँ पे बनाएगा।
ठीक है। इसमें एक चीज़ आपको मैं और बताऊं कि सीमांत उत्पाद का जो ढाल होता है ना, कुल उत्पाद वक्र का ढलान जो होता है वो श्रम के उपयोग के विरुद्ध यानी कि अंकित उत्पाद वक्र ढाल सबसे ठीक है। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे देखो यहाँ पे पूछा जा सकता है, परिवर्तनीय अनुपात का नियम है। तो परिवर्तनीय अनुपात का जो नियम है मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, एक बार फिर से बताने की कोशिश करूँगा। परिवर्तनीय अनुपात का जो नियम होता है ये बताता है कि यदि उत्पादन के एक कारक को बढ़ाया जाता है जबकि अन्य सभी कारक जो रहते हैं वो स्थिर रहते हैं, तो एक बिंदु के बाद जो अतिरिक्त उत्पाद की सीमांत उत्पादकता है वो घटने लगती है। समझ में आ रहा है? देखो इसका मैं आपको थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूं तो ये नियम आपका मुख्य रूप से उत्पादन के कारकों के बीच संतुलन और दक्षता से संबंधित होता है। जब कोई उत्पादक एक निश्चित मात्रा में भूमि या पूंजी के साथ श्रम या अन्य परिवर्तन कारकों को बढ़ाता है तो प्रारंभ में उत्पादन में वृद्धि होती है, लेकिन एक बिंदु के बाद अतिरिक्त श्रम या कारक की मात्रा उत्पादन में उतनी ही वृद्धि नहीं करती जितनी कि पहले करती थी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्पादन के स्थिर कारकों जैसे कि आपके पास भूमि या फिर पूंजी है उसमें वृद्धि होने लगती है और अतिरिक्त कारक इन स्थिर कारकों के सापेक्ष कम कुशल होते हैं। इसका एक आपका मैं समझाने की कोशिश फिर से करूंगा, आपको मेरी बात समझ में तो आ रही है, मुझे इतना पता है कि जो परिवर्तनशील अनुपात का नियम बताता है ना वो ये बताता है कि उत्पादन के एक कारक को बढ़ाने से उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, लेकिन एक बिंदु के बाद इस वृद्धि की दर घट जाती है। ये नियम जो होता है अल्पकालीन उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि ये दिखाता है कि उत्पादन के कारकों के बीच एक संतुलन होना आवश्यक है ताकि अधिकतम दक्षता प्राप्त की जा सके। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? क्या मैंने आपको क्या बताया, अगर 10 लोग काम कर रहे हैं एक फैक्ट्री में तो 11 बढ़ाने से उस फैक्ट्री में शुरू में, अगर फैक्ट्री का एग्जांपल यहाँ पे ना लें, अगर आप लेते हैं किसी खेत का एग्जांपल तो आपको समझ में आएगा। 10 लोग काम कर रहे हैं और आपने 11 कर दिए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, अगर आपने ज़मीन को नहीं बढ़ाया खेती के लिए तो वो सब आपस में एक तरीके से लड़ने लगेंगे, मतलब कि एकदम एक पास आ जाएंगे और उनको काम करने में दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, उतनी कुशलता से नहीं अब उत्पाद कर पाएंगे जितना पहले कर पा रहे थे। तो मैंने भी आपको बताया ये परिवर्तनीय अनुपात का नियम जो होता है ये संबंधित होता है अल्पकालीन उत्पादन फलन से। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल उत्पादन अधिकतम होगा जब। कुल उत्पादन आपका अधिकतम कब होगा? जब होगा जब एमपी आपका 0 होगा। ठीक है, एमपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्ट आपका 0 होगा। देखो कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद जो होता है आपका 0 होता है। सीमांत उत्पादक वह अतिरिक्त उत्पादन जो एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके प्राप्त होता है। ये मैंने आपको बहुत देर से समझाता रहा हूँ। आपका मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? जब सीमांत उत्पाद जो है 0 होता है तो कुल उत्पाद अपने उच्चतम बिंदु पर होता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण मैं आपको डायरेक्ट दे देता हूँ, समझ में आप आ रहा है मुझे पता है। कि कल्पना करें आप एक कारखाना चलाते हैं जो कुर्सी बनाता है। यदि आप एक अतिरिक्त कर्मचारी को काम पर रखते हैं तो आपके पास अतिरिक्त उत्पाद हो सकता है, लेकिन यदि आप अधिक कर्मचारी रखते हैं, एक से ज़्यादा, तो संभव ये होगा कि वे एक दूसरे के रास्ते में आएंगे और उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी। उस बिंदु पर जहां सीमांत उत्पाद 0 है आपका कुल उत्पादन अधिकतम होगा। ठीक है, जहां आपका क्या रहेगा, जो सीमांत उत्पादकता जहाँ पे आपका 0 रहेगा ना वहाँ पे आपका कुल उत्पाद अधिकतम होगा। अगर आपको 10 लोग ही चाहिए काम करने के लिए तो 10 ही रखना, उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका जो एक अगला 11वां बंदा रहेगा वो 0 रहेगा, तो उस 0 के मुकाबले जो आपका कुल उत्पाद है वो अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परिवर्तनीय अनुपात के नियम में कौन सी अवस्था विवेकशील अवस्था कहलाती है? परिवर्तनीय अनुपात का नियम मैं आपको बहुत देर से बताता रहा हूँ। अब मैं आपको ये प्रथम अवस्था, तृतीय अवस्था और दूसरी अवस्था मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखो परिवर्तनीय अनुपात के नियम में कौन सी अवस्था विवेकशील अवस्था कहलाती है? तो ये आपकी कहलाती है दूसरी अवस्था। अब क्यों कहलाती है पहले इसी को समझ लो। इस अवस्था में जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक की मात्रा बढ़ती है कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ता है। देखो इसे विवेकशील अवस्था क्यों कहते हैं? इस अवस्था में सीमांत उत्पाद जो होता है वो घटता है लेकिन अभी भी धनात्मक होता है, यानी वो घटता तो है लेकिन धनात्मक ही होकर घटता है, नेगेटिव में नहीं जाता है। ठीक है, तो ये अवस्था विवेक के रूप में इसलिए जानी जाती है क्योंकि ये एक बिंदु है जहाँ उत्पादक को ये तय करने का
अवसर मिलता है या तय करना चाहिए कि अधिक परिवर्तनशील कारक का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको सोचने का मौका मिलता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, विवेकशील अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो घटता है ना आपका, इसमें जो आपका सीमांत उत्पाद जो है आपका घटता है तो वो धनात्मक ही घटता है, नेगेटिव में नहीं जाता। तो नेगेटिव में जाएगा तो आपको सोचने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन धनात्मक घटता है तो आपको सोचने का मौका मिलता है कि भैया हम और मज़दूर लगाएं या ना लगाएं या कितने लगाएं। तो इसीलिए इसको विवेकशील अवस्था कहते हैं। अब प्रथम अवस्था और तृतीय अवस्था के बारे में और बता रहा हूँ। प्रथम अवस्था, इस अवस्था में जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक की मात्रा बढ़ती है, परिवर्तनशील कारक की मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे कुल उत्पाद भी बढ़ती दर से बढ़ता है। तो कुल उत्पाद क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। और तृतीय अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में जैसे जैसे परिवर्तनशील कारक की मात्रा बढ़ती है कुल उत्पाद घटने लगता है। कुल उत्पाद क्या करता है, घटने लगता है। अब जगह छोटी रह जाएगी तो आप क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पाद की पूर्ति अनुक्रिया प्रभावित होती है। कृषि उत्पाद की पूर्ति अनुक्रिया किससे प्रभावित होती है। राइट आंसर आपको लगाना है कृषि जोतों के आकार से, ठीक है, कीमत स्थिरता से आपकी होती है और जलवायु परिस्थिति से भी होती है, यानी कि ये सभी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फर्म के आकार और उत्पादकता के बारे में श्रम आधारित व्याख्या दी गई है। तो फर्म के आकार और उत्पादकता के बारे में श्रम आधारित व्याख्या दी गई है, किसके द्वारा दी गई है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है। तो ये दी गई है लेविस के द्वारा, ठीक है। लेविस के द्वारा क्या किया गया है, हाँ, लेविस के द्वारा आपका फर्म के आकार और उत्पादकता के बारे में श्रम आधारित व्याख्या दी गई है। श्रम आधारित व्याख्या क्या होती है, इसका एक निष्कर्ष आपको बताऊं कि फर्म का आकार और उत्पादन श्रम के स्तर और उसके इस्तेमाल से प्रभावित होता है। बड़ी फर्में जिनके पास अधिक श्रम और अधिक पूंजी की उपलब्धता होती है अधिक उत्पादन कर सकती हैं। श्रम उत्पादकता भी उत्पादन के स्तर को प्रभावित करती है। इसीलिए फर्मों को अपने कर्मचारी की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपाय करने चाहिए, जैसे कि बेहतर प्रशिक्षण उपकरण और आपका ये माहौल वगैरह हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के लिए एक छोटी फर्म जिसके पास कम कर्मचारी होंगे और पूंजी है, एक बड़ी फर्म की तुलना में कम उत्पाद करेगी। लेकिन एक फर्म जो अपने कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण और उपकरण प्रदान करती है, उसकी जो श्रम उत्पादकता होती है वो बढ़ सकती है और वे आर्थिक उत्पादन कर सकती है। तो यहाँ पे आपको मैंने बताने की कोशिश की है श्रम आधारित व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। श्रम आधारित व्याख्या क्या है, तो फर्म के आकार और उत्पादकता के बारे में श्रम आधारित व्याख्या जो है लेविस द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO का मुख्यालय स्थित है। तो WTO का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, जेनेवा में स्थित है भैया। कहाँ पे स्थित है, जेनेवा में स्थित है। और जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। और WTO की स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। WTO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 4 पॉइंटों को याद रखना इम्पोर्टेंट है। WTO की फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी, 1995 में। कहाँ पे है, जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमांत किसानों के लिए भूमि का आकार होता है। तो सीमांत किसानों के लिए भूमि का आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य सुरक्षा के आयाम है। खाद्य सुरक्षा यानी कि जो आपकी फूड सिक्योरिटी है उसके तत्व कौन से हो जाएंगे, तो खाद्य उपलब्धता, खाद्य पहुंच, खाद्यान्न का प्रयोग। देखो जो आपकी खाद्य सुरक्षा होती है ना, खाद्य सुरक्षा के 4 मुख्य आयाम होते हैं आपके। कितने, आपको याद रखना है, आपके 4 मुख्य आयाम होते हैं। एक आपका होता है उपलब्धता, एक आपका होता है पहुंच, और एक आपका होता है उपयोग या फिर प्रयोग कह सकते हैं। एक आपका होता है स्थिरता, ठीक है, एक आपका होता है स्थिरता। अब इन चारों पॉइंटों को बारी बारी से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। खाद्य उपलब्धता का मतलब क्या होता है, उपलब्धता का मतलब होता है कि ये सुनिश्चित करता है कि पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध है या फिर नहीं है। खाद्य पहुंच का मतलब होता है ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति के पास भोजन तक पहुंच है या नहीं है। इसमें भोजन की खरीद और उपलब्धता भी शामिल होती है, ठीक है। खाद्यान्न का उपयोग या फिर प्रयोग में आप समझेंगे, ये सुनिश्चित करता है कि भोजन का सही ढंग से उपयोग किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। इसमें भोजन की गुणवत्ता जैसे कि क्वालिटी और पोषण मूल्य शामिल रहते हैं।
और आपका एक होता है स्थिरता। स्थिरता में ये सुनिश्चित किया जाता है कि खाद्य प्रणाली टिकाऊ है या नहीं है और भविष्य में भी भोजन की उपलब्धता बनी रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सभी आपके खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी के आयाम हो जाएंगे, डायमेंशन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कृषि कीमत आयोग का पुनः नामकरण कृषि लागत और मूल्य आयोग के रूप में किया गया है। देखो, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन जो थी उसका जो नाम है बदल के किया गया है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको आप CACP के नाम से भी जानते हैं। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, CACP के नाम से जानते हैं। इसका पहला नाम क्या था? एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ठीक है, APC आप इसको कह सकते हैं। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का नाम बदल के कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस रखा गया था। तो कब रखा गया था आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपको इसका आंसर लगा देना है साल 1985 में। ठीक है, साल 1985 में क्या किया गया था? इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कीमत नीति प्रतिवेदन प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट जो होती है वो किसके द्वारा जो है आपकी क्या की जाती है? प्रस्तुत की जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया CACP के द्वारा। ठीक है, कमीशन एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी? मैंने आपको बताया कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस के द्वारा प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट जो है की जाती है, सबमिट की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको मैंने CACP की फुल फॉर्म तो बता दी है, अब ये बाकी जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको याद रखना है। FCI की फुल फॉर्म होती है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। FCI की फुल फॉर्म होती है। CPI की फुल फॉर्म होती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI की फुल फॉर्म होती है। CACP की आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CACP MSP का सुझाव देती है। तो CACP MSP का जो सुझाव देती है आपका 23 फसलों के लिए देती है। ठीक है, कितनी फसलों के लिए? 23 फसलों के लिए। अब उसमें कौन सी आती हैं वो थोड़ा 4-5 किस्म की फसलें आती हैं, थोड़ा टॉपिक थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, खैर आपके क्वेश्चन में आएगा नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? तो व्यावसायिक फसल आपकी मूंगफली यहाँ पे नहीं रहेगी। ठीक है, कोपरा, गन्ना और ये कॉटन आपकी व्यावसायिक फसल के अंतर्गत आ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राबी फसल नहीं है? देखो, राबी फसल आपकी जो फसल होती है ना बाबू, 3 प्रकार की भारत में मुख्य रूप से फसल होती है। एक आपकी खरीफ फसल होती है, राबी फसल होती है और जायद फसल होती है। तीनों को बारी बारी से समझ लो, बहुत काम आने वाले हैं आगे को। सबसे पहले खरीफ फसल क्या होती है? ठीक है, जो आपकी खरीफ फसल होती है वो आपकी कौन सी होती है? तो देखो, अच्छा मैं फिर से एक बार बताने की एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। भारत में ना मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसल उगाई जाती हैं। एक होती है खरीफ, रबी और जायद। ठीक है, खरीफ की जो फसलें होती हैं ना, इसका टाइम पीरियड होता है जून और जुलाई में ये बोई जाती हैं। ठीक है, जून और जुलाई में बोई जाती हैं। कौन सी फसल? खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। सितंबर और अक्टूबर में काटी इसको जाता है। रबी फसल जो होती हैं आपकी, रबी फसल जो होती हैं आपकी, एक सेकंड, ठीक है, रबी फसल जो आपकी होती हैं वो आपकी अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में काटी जाती हैं। जायद फसल जो आपकी होती है वो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं और जून जुलाई में काटी जाती हैं। ये तरीके की ये फसल हो जाएंगी। अब खरीफ फसल जो होती हैं इसके अंदर आपका धान आता है। सबसे पहले धान का मतलब होता है चावल। धान आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मूंग आता है, मूंगफली आता है, कपास आता है, गन्ना आता है और सोयाबीन आ जाता है। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएंगी? खरीफ की फसलें हो जाएंगी। इनको लिख लेना कॉपी में। खरीफ की फसल कौन सी होती हैं? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मूंगफली, कपास, गन्ना, सोयाबीन, ये आपकी क्या हो जाएंगी? खरीफ की फसलें हो जाएंगी। अब रबी फसल कौन सी होती हैं? गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी, ये सारी आपकी क्या हो जाएंगी? रबी फसल हो जाएंगी। जायद फसल आपकी हो जाएंगी तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये आपकी सारी
जायद फसल हो जाएंगी। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि रबी फसल नहीं है, तो देखो गेहूँ आपकी एक रबी फसल हो जाएगी, चना आपकी एक रबी फसल हो जाएगी। ठीक है, आपकी रबी फसल हो जाएंगी। मसूर और उड़द क्या है, आपकी दाल हैं। तो दालें जो होती हैं ना आपकी सारी फलीदार फसलों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, दाल जो होती हैं आपकी सारी फलीदार फसलों के अंतर्गत आती हैं। फलीदार फसलें ऐसी फसलें हैं जिनके पौधे फल और बीज दोनों के लिए उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा आपका सी और डी में से कोई एक आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका आंसर आप कमेंट में कर देना, बाकी बच्चे भी देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करती है? तो एमएसपी के लिए CACP आपकी सिफारिश करती है। ठीक है, एमएसपी के लिए CACP आपकी सिफारिश करती है। फुल फॉर्म आपको मैंने बता दी है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। FCI की मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अनाजों का बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। तो अनाजों का बफर स्टॉक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? FCI द्वारा अनाजों का बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा अनाजों का बफर स्टॉक तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनाजों की खरीद से लेकर भंडारण तक की कुल लागत कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहलाता है। ठीक है, MSP जिसको आप कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसको आप MSP भी कहते हैं। MSP आपने बहुत नाम सुना होगा, बहुत आंदोलन होते हैं इसके लिए। अनाजों की खरीद से लेकर भंडारण तक की कुल लागत कहलाती है, क्या कहलाती है? MSP कहलाती है। MSP पे आपने राहुल गांधी को बहुत बोलते देखा होगा, क्योंकि वो सारा किसानों से जुड़ा मुद्दा है। खैर कभी और बात करेंगे। खाद्यान्न सब्सिडी बराबर है, तो खाद्यान्न सब्सिडी, फूड सब्सिडी इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है? तो खाद्यान्न सब्सिडी का मतलब होता है कि सरकार द्वारा लोगों को आवश्यक वस्तुओं की कीमत में कमी प्रदान करना, ताकि वह आसानी से अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। ये एक प्रकार की वित्तीय सहायता है जो सरकार द्वारा दी जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है खाद्यान्न सब्सिडी, हाँ खाद्यान्न सब्सिडी बराबर होती है खरीद मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य। अच्छा, इसका आंसर आपको लगाना बाबू, आर्थिक मूल्य में से माइनस करेंगे जारी मूल्य को। ठीक है, तो आपको मैं फिर से बताऊं, खाद्यान्न सब्सिडी जो होती है आर्थिक मूल्य और जारी मूल्य के बीच के अंतर के बराबर होती है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसके बराबर आपकी खाद्यान्न सब्सिडी बराबर होगी। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कृषि मूल्य नीति का सकारात्मक पक्ष नहीं है? तो राइट आंसर आपको इसका लगा देना, मूल्य स्थिरता को बढ़ावा देना। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भारत में MSP की घोषणा 1 वर्ष में होती है, तो 1 वर्ष में 2 बार होती है। ठीक है, MSP की घोषणा 1 वर्ष में 2 बार आपकी होती है। MSP की फुल फॉर्म आप सभी को पता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसकी क्या होती है? फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये लागू कब से की गई थी, यानी कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1966 से 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये किसकी सिफारिश पे क्या की जाती है? लगाई जाती है। तो ये CACP की सिफारिश पे लगाई जाती है। ठीक है, CACP यानी कि आपको मैंने बता दिया है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की सिफारिश पे MSP की जो है घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खाद्यान्न सब्सिडी बढ़ाने का कारण है? तो खाद्यान्न सब्सिडी बढ़ाने का एक कारण होता है भंडारण क्षमता का अभाव। खाद्यान्न सब्सिडी का मतलब, बढ़ाने का मतलब है कि जो आपका फूड सब्सिडी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि आपके पास भंडारण क्षमता जो है ना उसकी कमी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो क्या रहेगा? 75 रहेगा। देखो इसको फिर से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसे NFSA भी कहते हैं, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से, ठीक है, TPDS के माध्यम से 75% आबादी जो है ना उसको सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि कीमत आयोग स्थापित हुआ है। तो कृषि कीमत आयोग 1965 में जो हुआ था, स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में FCI स्थापित हुआ है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कब स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गरीबी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे, ठीक है, गरीबी के लिए कौन सा उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनी गुणांक का उपयोग निम्नलिखित को मापने के लिए किया जाता है। निरपेक्ष, सापेक्ष और मानव विकास, इन सभी, ठीक है, निरपेक्ष गरीबी, सापेक्ष गरीबी, मानव विकास, इन सभी को मापने के लिए आपका गिनी गुणांक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिनी गुणांक की जनगणना, ठीक है, गिनी गुणांक की जो है जनगणना की जाती है। तो गिनी गुणांक की जनगणना आपकी किसके द्वारा की जाती है? लॉरेंज वक्र के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड काउंट अनुपात का प्रयोग किया जाता है। तो हेड काउंट अनुपात का प्रयोग जो है सापेक्ष गरीबी मापने के लिए किया जाता है। अब निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी क्या होती है? देखो, सापेक्ष गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां एक व्यक्ति या परिवार की जो आय होती है या फिर संसाधन किसी समाज या समुदाय के अन्य लोगों की तुलना में कम होते हैं, बाकी गरीब नहीं होते हैं वो, मतलब कि ऐसी गरीबी जो आपके शहर में कोई बंदा 20,000 कमा रहा है तो 20,000 की तुलना में आप उससे कम करा रहे हैं, 10,000 कमा रहे हैं या फिर 15,000 कमा रहे हैं, तो ऐसी गरीबी सापेक्ष गरीबी कहलाती है। निरपेक्ष गरीबी ऐसी गरीबी कहलाती है जहाँ पे आपके पास न खाने के लिए इतना होता है, न रहने के लिए होता है, न स्वास्थ्य के लिए आपके पास ज़्यादा संसाधन होते हैं या पैसे होते हैं, तो उसको निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1995 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा का पूरा नाम क्या है? तो मनरेगा का पूरा नाम एनरेगा हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट, ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि गेट WTO के किस राउंड में स्थापित हुआ था? तो गेट जो है WTO के 8वें राउंड में स्थापित हुआ था, ठीक है। इससे रिलेटेड एक आपके पास यहाँ पे समझने के लिए पॉइंट है, गेट जिसका पूरा नाम हो जाएगा, गेट का पूरा नाम हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है, एक कानूनी समझौता था जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और व्यापार में बाधाओं को कम करने के लिए बनाया गया था। यह समझौता 1947, ठीक है, 1947 से 23 देशों ने किया था और इसका उद्देश्य टैरिफ और कोटों जैसी व्यापार बाधाओं को कम करना था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने में कैसे मदद करता? तो टैरिफ और कोटा जैसे व्यापार बाधाओं को कम करके गेट ने देशों के बीच व्यापार को आसान बनाया था। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि WTO की फुल फॉर्म क्या है? तो WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो WTO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन कृषि कीमत नीति का प्रभाव है? निम्नलिखित में से कौन कृषि कीमत नीति का प्रभाव है? तो राइट आंसर आपको लगाना है, ये सभी हो जाएंगे। उत्पादन वृद्धि के लिए प्रोत्साहन, फसल प्रारूप में परिवर्तन, उपभोक्ताओं का लाभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FAO का मुख्यालय स्थित है। FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर आपको लगाना है रोम में हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकासशील देशों में कृषि विकास का एक उपाय है। विकासशील देशों में कृषि विकास का एक उपाय आपके पास क्या रहेगा? कृषि यंत्रीकरण, भूमि सुधार, पूंजी निर्माण और उच्च दर, उपरोक्त सभी डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर पूरा ही होने वाला है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक करना है, आपको शेयर अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में कर देना है। जिनका भी एग्ज़ाम आने वाला है उन सभी को वीडियो को भेज देना है, ठीक है। आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर रहेगा आपको मेरे इसी नंबर पर शेयर कर देना जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। नहीं नज़र आ रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, वहाँ सेंड कर देना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है किसी भी ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए, ठीक है। लास्ट ईयर के सभी क्वेश्चन पेपर आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये वाले क्वेश्चन पेपर का PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, ये सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन कहलाता है। तो कृषि में प्रति हेक्टेयर उत्पादन आपका क्या कहलाता है? कृषि उत्पादकता कहलाता है, एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम संसद में पारित हुआ था। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है NFSA जो है आपका कब पारित हुआ था? 2013 में पारित हुआ था। ये क्वेश्चन आपको ऊपर में करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया स्लोगन जो है यानी कि जो नारा है भूख से स्वतंत्र भारत संबंधित है। भूख से स्वतंत्र भारत जो आपका नारा है ये संबंधित हो जाएगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम से, फूड सिक्योरिटी एक्ट से हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की गई है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।